नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत के संविधान की संरचना इतनी बेहतरीन है कि इसमें संघीय व्यवस्था का भी उचित ख्याल रखा गया है। जब हम समूचे देश की बात करते हैं तो देश में हर राज्य की अपनी अलग भूमिका और अपना अलग महत्व है। छोटे बड़े हर नागरिक को मिलाकर ही इस खूबसूरत विविधता से भरपूर लोकतांत्रिक मुल्क का निर्माण होता है। हमारे देश के कई राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद का भी वजूद है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में कमाल की विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है, इसलिए इन राज्यों के भौगोलिक आकार और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के संदर्भ में भी 2 सदनों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था है, उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल में विधानसभा और जरूरत पड़ने पर विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। जैसे लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, वहीं राज्यसभा और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। हालांकि विधान परिषद की भूमिका को लेकर चर्चा होती रहती है। एक और जहां इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि विधानमंडल के इस ऊपरी सदन से विधानसभा की कार्यवाही पर नियंत्रण रखा जा सकता है, वहीं इसके विरोध में ये तर्क दिया जाता है कि विधान परिषद की वजह से समय और पैसों का दुरुपयोग होता है, इसलिए विधानसभा अपने आप में संपूर्ण है। तो आज विशेष में हम जानेंगे क्या होती है विधान परिषद, कैसे होता है इसका गठन, क्या कहता है संविधान, क्या है विधान परिषद और राज्यसभा में समानताएं, और विधान परिषद को लेकर आंध्र प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष में खींचतान। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को के पास भेजेगी। संसद से इसकी मंजूरी के बाद विधान परिषद भंग हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में पहले भी एक बार विधान परिषद को भंग किया जा चुका है। दरअसल राज्य सरकार पिछले हफ्ते में राज्य में 3 राजधानियों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को विधान परिषद से पारित करवाने में विफल रही। इसके बाद यह कदम उठाया गया। आंध्र प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद राज्य विधान परिषद को भंग करने वाले प्रस्ताव पर सोमवार को विधानसभा में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधान परिषद को खत्म करने का विपक्षी दल टीडीपी के पुराने रुख को ही इसका आधार बनाया। उनका कहना है कि विधान परिषद के कारण सालाना लगभग 60 करोड़ रुपए और 5 साल में 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाली व्यवस्था है। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि एक गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे पास ऐसा सदन होना चाहिए जो केवल राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रहा हो। वहीं टीडीपी राज्य विधान परिषद को भंग करने का विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके हिसाब से जो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है उसको एबॉलिश करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास किया है। अब उनको असेंबली में जाकर के इसको असेंबली से पास कराना पड़ेगा, जिसके लिए उनको संपूर्ण बहुमत चाहिए और जो प्रेजेंट सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से वो उनको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश सरकार का राज्य के उच्च सदन को लेकर ये रुख 17 दिसंबर के बाद घटे राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि के बाद आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानी, जिसमें कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, विधायी राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी कुर्नूल में बनाने का फैसला लिया। इसके पीछे आंध्र प्रदेश सरकार का तर्क है कि इससे प्रदेश के तीनों क्षेत्रों उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रॉयल सीमा का समान विकास होगा। इसके लिए 2 बिल, आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक 2020 और APCRDA निरसन विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया। ये बिल 20 जनवरी को विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में चर्चा के लिए पेश किया गया।
5 घंटे की चर्चा के बाद टीडीपी की बहुमत वाली आंध्र प्रदेश विधान परिषद ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने से जुड़े 2 विधेयकों को 22 जनवरी को प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया, जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई। 58 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधान परिषद में विपक्षी दल टीडीपी के 28 सदस्य हैं, जबकि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के 9 सदस्य हैं। पीडीएफ के 5, बीजेपी के 2 और 3 निर्दलीय सदस्य हैं। सदन में 8 सदस्य मनोनीत हैं। इस समय 3 सीटें खाली हैं। ये कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रेजोल्यूशन असेंबली पास करेगी, विधान परिषद सभा पास करेगी, उसको सेंटर में भेजना होगा। सेंटर में पहले केंद्रीय सरकार उस पर विचार करेगी, केंद्रीय कैबिनेट उस पर विचार करेगी। केंद्रीय कैबिनेट उस पर विचार करने के बाद में दोनों सदन जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो उसको पास करेंगे। उसके बाद जाकर के ये असेंबली काउंसिल जो है वो डिसॉल्व होगी। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पहली बार नहीं आया है। 1956 में राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत 1 जुलाई 1958 में आंध्र प्रदेश में 90 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ, लेकिन राज्य में 1984 में सत्ता में आए एनटी रामाराव की सरकार ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद को भंग कर दिया था। टीडीपी की राय थी कि यह सदन सरकारी खजाने पर बोझ डालने वाली व्यवस्था है। उस वक्त राज्य की अनुशंसा पर संसद ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद को भंग करने को मंजूरी दे दी और 31 मई 1985 को विधान परिषद भंग कर दी गई। लेकिन 1989 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को विधानसभा ने 22 जनवरी 1990 को मंजूरी दे दी। लेकिन ये प्रस्ताव संसद में लंबित पड़ा रहा। आंध्र प्रदेश में 2004 में एक बार कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और फिर से 8 जुलाई 2004 में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा गया। 10 जनवरी 2007 को इसे संसद से मंजूरी मिल गई, जिसके बाद 30 मार्च 2007 को आंध्र प्रदेश विधान परिषद फिर से अस्तित्व में आ गई। राज्य के पुनर्गठन के बाद 2014 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद की सीटें 90 से घटकर 58 रह गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के प्रत्येक राज्य में जहां विधानसभा है, वहीं कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। दरअसल विधान परिषद को राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा माना जाता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग होता है। आइए जानते हैं कैसे होता है विधान परिषद का गठन और इसकी शक्तियां क्या हैं और कार्य कैसे करती है। जिस तरह संसद में राज्यसभा ऊपरी सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान में देश के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधान परिषद खत्म हो गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। संविधान में राज्यों के लिए विधान परिषद के गठन का विकल्प तो दिया गया है, लेकिन राज्यों के संदर्भ में 2 सदन का प्रावधान भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद के गठन का निर्णय राज्यों को स्वयं करना होगा। हालांकि इसके लिए अनुच्छेद 169 के तहत प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यों को विधान परिषद का गठन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल को होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकार, कोई राज्य की सरकार चाहती है
तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान हमारे यहाँ आर्टिकल 169, 170, 171 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इसका प्रावधान है। आज हमारे देश के अंदर 6 ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान है और आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल उनमें एक है। हालांकि पहले एक बार इसको एबॉलिश किया जा चुका है और एक बार रिवाइव भी किया जा सकता है, लेकिन इसका जो फाइनल निर्णय होता है वो पार्लियामेंट में किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य में विधान मंडल का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 169 के मुताबिक किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया हो। इसके बाद अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती हैं, जिसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है और इसके बाद संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन होता है। हालांकि इस प्रकार के संशोधन से संविधान में परिवर्तन आता है, लेकिन इसे अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जो दूसरा सदन, इसको हम दूसरा सदन कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को हम दूसरा सदन कहते हैं, क्योंकि जो विधान सभा है, विधानसभा इलेक्टेड बॉडी होती है और इसमें जो सदस्य होते हैं वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों होते हैं, लेकिन इसका इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल अलग होता है, इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। बाईकैमरल होने का वही यहाँ पे लाभ है, जैसा कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होने का एक अनुभव है हमारा, लाभ होता है कि जो दूसरा सदन है, अगर पहले सदन ने कोई ऐसा प्रस्ताव या ऐसा कानून पास कर दिया है तो जो दूसरा सदन है उसमें एक मैच्योर लोग होते हैं, वो मैच्योर लोग उसके ऊपर विचार करते हैं और अपनी राय देते हैं। तो पहले सदन को, जो असेंबली है, उसको इसके ऊपर दोबारा से विचार करने के लिए एक मौका मिलता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, जो कि कभी भंग नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। हमारे संविधान के हिसाब से विधान परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं वो जो असेंबली है उसके 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन उसकी कम से कम सदस्य भी संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। कम से कम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक जो असेंबली के सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 171 में प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक विधान परिषद के कुल सदस्यों के लगभग 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। वहीं कुल संख्या का 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है जिन्हें स्नातक हुए 3 साल हो चुके हों या संसद द्वारा निश्चित स्नातक के समकक्ष कोई योग्यता हो। इसके साथ ही विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या के 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्ष तक हायर सेकेंडरी या उच्च विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हों। वहीं विधान परिषद की कुल संख्या का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसके अलावा बाकी यानी कुल सदस्यों में से 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। सभी सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय द्वारा गुप्त रीति से किया जाता है। इसमें जो सदस्य हैं उसमें से 1/3 जो हैं उनका चुनाव जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव जो ग्राम परिषद है, पंचायत है, लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा किया जाता है। 1/12 हिस्सा जो है उनका वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो ग्रेजुएट हैं उस क्षेत्र के और 3 साल से वहाँ रह रहे हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। और जो टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं 1/12 सदस्य जो हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्य जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको नॉमिनेशन जो है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। जिन्होंने आर्ट में, साइंस में, सोशल साइंस में या सामाजिक सेवा में जिन्होंने अपना कार्य योगदान दिया हो उनको गवर्नर जो हैं इसमें नॉमिनेट करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उस क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। उस समय वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, यानी देश में संसद के 2 सदन का अस्तित्व है। इसी तरह राज्यों में लोकसभा की तरह विधानसभा और राज्यसभा की तरह विधान परिषद को देखा जाता है। हालांकि कई बार विधान परिषद को लेकर चर्चा भी होती रही है और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क भी दिए जाते रहे हैं। कई बार इसकी तुलना राज्यसभा से भी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा में अंतर क्या है, साथ ही विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां क्या हैं। विधायिका के दूसरे सदन यानी विधान परिषद को 2 वजहों से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक, लोकप्रिय निर्वाचित सदन द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई करने पर अंकुश लगाना। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना कि जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव के जरिए विधायी प्रक्रिया में योगदान नहीं कर सकते, उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सके। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि वो लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आ सकते लेकिन विधायिकी कार्यों के लिए उनकी सर्विसेज की आवश्यकता है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ जाते हैं और वो अपना जो वैधानिक प्रक्रिया है उसमें सरकार की मदद करते हैं। और लेकिन इसके अगेंस्ट में ये भी तर्क दिया जाता है कि एक असेंबली में अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत है, उसने अगर एक अच्छा बिल पास किया है तो ये उसमें उस बिल को आगे ले जाने में रुकावट भी डालता है। प्रॉज एंड कॉन दोनों हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली को विचार करना पड़ता है कि क्या उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल की अपने राज्य में आवश्यकता है या नहीं है। अगर वो इसके लिए सहमति देते हैं तो केंद्र सरकार की सहमति के साथ वो अपना कार्य लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कर सकती है। अगर विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियों की तुलना करें तो साधारण विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है, तब भी वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन और राज्यसभा में राज्यों से जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं ले सकती। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती। विधानसभा विधान परिषद द्वारा विधि निर्माण पर दिए गए सुझावों या संशोधनों का अध्यारोहण कर सकती है। दरअसल विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। इसका कार्य लगभग उसी तरह का होता है जैसा कि सेंटर के अंदर राज्यसभा का होता है। ये दूसरा सदन है, बिल पे इस पे भी विचार किया जाता है, लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं
वो राज्य की सभा की शक्तियों के बराबर नहीं है। जैसा कि राज्यसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकार होता है, लेकिन जो एमएलसी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। राज्यसभा नॉन फाइनेंशियल बिल के ऊपर अपने विचार दे सकती है और इस बिल को जो है उस बिल को रोक भी सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको दोबारा पास करती है तो बिल पास हो जाता है। कई मामलों में विधान परिषद की संरचना राज्यसभा जैसी ही दिखती है, लेकिन विधान परिषद की विधायी शक्ति सीमित होती है। राज्यसभा के पास गैर वित्तीय विधानों को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन विधान परिषदों के पास ऐसा करने के लिए संवैधानिक शक्तियों का अभाव है। राज्यसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि विधान परिषद का सभापति परिषद के ही किसी सदस्य को चुना जाता है। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व होता है और ये संघवाद को बढ़ावा देती है। राज्यसभा विधान परिषद की तरह केवल साधारण या सलाहकारी इकाई भर नहीं है। विधान परिषद के सदस्य अलग अलग तरीकों से निर्वाचित होते हैं और इसमें नामित सदस्यों की संख्या अधिक होती है। विधान परिषद का गठन ही इसको कमजोर बनाता है। दूसरी ओर राज्यसभा के गठन का आधार समान है। इसके सदस्य प्रमुख रूप से राज्यों के विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। केवल 12 सदस्य ही राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानसभा के अनुसार कार्य करती है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जो प्रक्रिया विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए संविधान में रखी गई है, वही उसको एबॉलिश करने के लिए भी प्रक्रिया सेम ही है। उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली अपना एक रेजोल्यूशन पास करती है। वो रेजोल्यूशन केंद्रीय सरकार को भेजा जाता है। केंद्रीय कैबिनेट उस पर विचार करने के बाद उसमें कितना खर्चा है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और उसकी क्या यूटिलिटी है, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार फिर सदन में एक बिल पारित करती है और अगर दोनों सदन उस बिल को पारित कर देते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल को खत्म किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग करने की वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उसके गठन के लिए अपनाई जाती है, यानी विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद को भेजे और संसद उस पर अपनी मंजूरी दे दे। संसद ने अपनी इसी शक्ति के प्रयोग से 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल, 1985 में आंध्र प्रदेश और 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषदों को समाप्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।